हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मोहित शर्मा। आज फिर एक वीडियो लेकर के मैं रासायनिक आबंधन पर आ गया हूं। ये है आपका आज का टॉपिक, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी के हिसाब से, और ये 11 12 के स्टूडेंट या फिर जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बीएससी हो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकते हैं। रासायनिक आबंधन, तो केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑल्टरनेट डेज पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, या फिर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है चैनल पर, टीजीटी केमिस्ट्री भी और टीजीटी फिजिक्स भी। तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जितना मैं आपको करवा सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं अपना सारा एफर्ट लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो ये ध्यान रखिए कि आप भी जिस तरीके से मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, ऐसे ही आप भी उस वादे के अनुसार मेरे साथ लगे रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे मुझे भी प्रमोशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आराम से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक आबंधन के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध किन्हें कहते हैं? तो रासायनिक बंध देखिए क्या चीज है। रासायनिक बंध, तो केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध किसे कहते हैं? तो केमिकल बॉन्ड क्या चीज है? तो सब जानते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अणु भी कह सकते हैं, आयंस। तो ये सब एक, जब कोई यौगिक बनाते हैं तो ये सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। ये जुड़ाव जिन बलों के कारण होता है, जिन फोर्सेस के कारण होता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक बंध। तो कह सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जिससे उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो कोई आयन हो सकता है बड़ा, या फिर वो कोई कंपाउंड हो सकता है। उसमें जो एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स या आयंस जिन फोर्सेस के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कह सकते हैं द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस are held together in a molecule by forces। तो किसी ना किसी बल के कारण ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो आयंस है किसी मॉलिक्यूल के अंदर किन्हीं बलों के द्वारा वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। तो किसी भी कंपाउंड के जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस, जिन भी बलों के द्वारा किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जुड़े होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो देखिए केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के होंगे? तो देखिए, एक तो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल बॉन्ड हो गए, और इनका दूसरा नाम आयोनिक बॉन्ड भी है। आयोनिक बॉन्ड। और एक होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस भी है जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उसे मैं यहाँ सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्पेशली यानी मेनली ये दो ही प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं आपके केमिकल बॉन्ड के। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो दो प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आपके कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए इन बॉन्ड से केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं। एक साइंटिस्ट थे कौसेल और दूसरे थे लुईस। उन्होंने एक अप्रोच डेवलप की कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड कंबाइन करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। उनका ऐसा मानना था कि जो ग्रुप 18 की गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, जो ग्रुप 18 में आती है, जिसे आप ग्रुप 0 भी कहते थे, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, इनको स्टेबल कहा जाता है और इनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनके हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर मोस्ट शेल में यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो उनका कहना था कि ये जो 8 है, जो 8 संख्या है, ये स्टेबल है। ये केवल उन्हीं के पास हो सकती है, आउटर मोस्ट का जो उनकी कक्षा है, जो बाहरी कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन उसी के पास हो सकती है जो स्टेबल होता है। तो इसी अप्रोच को बढ़ाते हुए कौशल और लुईस ने एक अप्रोच दी कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जब किसी केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइन करता है तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के उद्देश्य से उसमें भाग लेता है। केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने। ठीक है, तो 8 ये रूल कहलाया ऑक्टेट रूल। ये किसने दिया? कौशल और लुईस ने। कौशल और लुईस, यहाँ पे देखिए नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सालों से ये पूछा जाता है कि ऑक्टेट रूल किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऑक्टेट रूल किसने दिया? कौशल और लुईस ने। कौशल लुईस का कहना था कि कोई भी जब केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के दो टाइप हमने आपको बताए, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। हिंदी में इलेक्ट्रोवैलेंट को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बंध। और कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड तो आपका है ही रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध के दो प्रकार हो गए, एक तो आपका वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, और दूसरा हो गया आपका वैद्युत संयोजी बंध को आप क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम आयनिक बंध। और दूसरा आपका बंध का टाइप क्या हो गया? सहसंयोजी बंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। को का मतलब जो एक दूसरे की सहायता करके बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी बंध। तो ये वैद्युत संयोजी बंध क्या है और आयनिक बंध क्या है या फिर सहसंयोजी बंध क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है, तो वैद्युत संयोजी बंध की आप पहचान सुन लीजिए। ये हमेशा धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं, यानी मेटल होता है, एक मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल। एक मेटल होगा तो दूसरा नॉन मेटल। सहसंयोजी जो बंध होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल्स के अंदर बनते हैं, यानी अधातुओं के अंदर बनते हैं। नॉन मेटल्स में ही पाए जाते हैं ये बंध। ये पहचान है, स्टार्टिंग से देख लीजिए। धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, वो दाता कहलाती है। क्या कहलाती है? दाता, डोनर। ठीक है, और जो अधातुआं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए उन्हें ग्राही कहलाता है, यानी एक्सेप्टर। तो बात समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझा देंगे ढंग से। दाता मेटल होगी और नॉन मेटल आपकी एक्सेप्टर होगी। इसमें दोनों साझेदारी से काम चलाएंगे। कोवेलेंट में किससे काम चलाएंगे? दोनों साझेदारी से काम चलाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि सहसंयोजी बंध केवल धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं और उनमें धातु दाता कहलाती है और नॉन मेटल आपकी ग्राही कहलाती है। सहसंयोजी बंध जो होते हैं उनमें केवल और केवल अधातुएं होती हैं और वो साझेदारी से अपना काम चलाती हैं, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, वो केवल एक्सेप्ट कर सकती हैं और दोनों की प्रवृत्ति वही है, तो इसलिए वो अपना काम साझेदारी से चलाती हैं। तो देखिए समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजी बॉन्ड को देने वाले जो माने जाते हैं वो कॉसेल माने जाते हैं, यानी कॉसेल। और लुईस ने तो ऑक्टेट रूल दिया है, कॉसेल लुईस एब्रोस से ही ऑक्टेट रूल निकला है, यानी अष्टक नियम निकला है। तो वैद्युत संयोजी बंध क्या है? ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल in which metal transfer electron to non-metal is called electrovalent bond। मतलब वह बंध जो धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से धातु से अधातु की ओर बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध। इसमें आयन बनते हैं, देने जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धनात्मक चार्ज आएगा। तो अगर सीधा सीधा बोले कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो धनी कहलाएगा, पैसे जिसके पास होंगे वही तो दे सकता है, तो वो धनी होगा, और जिसको वो जरूरत है वो ले लेगा, वो ग्राही कहलाएगा, वो ऋणी हो जाएगा दूसरे का, तो उसके पास ऋणात्मक चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl फेमस एग्जाम्पल है, सभी ने पढ़ा हुआ है। Na का 11 होता है क्या? एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, ये भी हम यहाँ पे जान के चलते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी के नाभिक में। नाभिक में ही तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है। किसके पास? सोडियम के पास। तो किसी भी उदासीन परमाणु के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 11 है और 11 प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सोडियम उदासीन है। उदासीन का मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, ये क्या हो जाएगा? 3s1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इससे और भी आप लगातार चैनल से बने रहिए, आपको करना आ जाएगा ये। या फिर हम सीधा सीधा बोर फॉर्म के रूप में लिखें। ये तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी जो क्वांटम सिद्धांत है उसके आधारित है SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये है आपका बोर्स मॉडल के अनुसार चीजें 2 8 1। ठीक है, क्लोरीन 17 होता है, यानी 17 प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर। ये कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीधे सीधे लिखें 2 8 7। अब मैंने पहले ही बता दिया कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम तब स्टेबल माना जाएगा जब वो अपने आउटर मोस्ट में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो वो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले? 8। कितने करें? 8। और यहाँ भी कितने हो जाए? 8। मतलब सोडियम क्लोरीन तब एक दूसरे से साझेदारी में आएंगे या मिलेंगे साथ में, तब केमिकल बॉन्ड बनाएंगे जब दोनों का फायदा हो। अब इसको जरूरत कितनी है? सोडियम को जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की और इसको जरूरत है केवल 1 इलेक्ट्रॉन की।
तो क्या पॉसिबल है कि उसको साथ मिल जाए? कौन का काम आसान? तो यहाँ पर काम किसका आसान दिखाई दे रहा है? क्लोरीन का काम सबसे आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों को 8-8 कंप्लीट करने। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को, सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे क्लोरीन को, तो क्या होगा कि सोडियम के पास 2 8 बचेगा, और फिर ये आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी कक्षा हो जाएगी ये, ठीक है। और बाहरी कक्षा ये होने पर इसका काम कंप्लीट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? क्लोरीन के पास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता? 2 8 8। तो ये सही है ना? तो सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम एक धातु है यानी मेटल है, और क्लोरीन आपका एक अधातु है। तो ये क्या करेगा कि धातु क्या करेगा? अधातु को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की स्थिति में है, तो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s1। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ आउटर मोस्ट में जो 3 वाला है इसका ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका केवल 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, हम जब भी बॉन्डिंग दिखाते हैं यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब भी हम बॉन्डिंग दिखाते हैं तो बॉन्डिंग सोडियम के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखाई देते हैं, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हम आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध में साझेदारी करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, और ये छोटी छोटी बातें इसलिए स्किप हो रही हैं क्योंकि ये जो बैच है वो टीजीटी का, और टीजीटी में वो जिसका बेस ही कमजोर होगा, जिसको मैं बिल्कुल बेस से लेकर के चलूंगा, तो फिर ये समझिए कि वो टीचर बनने के काबिल ही नहीं। तो कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो सोडियम का क्या हुआ? सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था? पहले 2 8 1, और इसका था 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8, और इसका क्या हो जाएगा? 2 8 8। ये हो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से। तो सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो ये स्थिति बन करके आपके सामने आएगी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसलिए उसके पास कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए उसके पास कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। ये स्थिति हम औरों में भी देख सकते हैं, जैसे MgCl, ये आपके सामने आ गया। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 12 होता है ना, Mg सीधा सीधा लिख लेते हैं 2 8 2। क्लोरीन कितना है? 2 8 7। देखिए Mg एक है ना, और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और Cl भी यहाँ 2 हैं। Cl कितने हैं? 2। उनके आउटर मोस्ट में एक ही कमी, यानी एक Cl के आउटर मोस्ट में यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 के में 2 कमी हो जाएंगी ना। देखिए Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लोरीन के कितने हैं? 7। 2 3 4 5 6, और 4 3 7 हो गए ना। एक क्लोरीन 10 बना दीजिए, 7। तो इसने क्या काम किया? Mg ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इसके लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए। तो क्या स्थिति बन करके आई आपकी? Mg ने
कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, इसलिए उसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं कि क्लोरीन को, हर क्लोरीन को एक का फायदा हुआ है, यानी एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन आया है तो Cl नेगेटिव आएगा। क्लोरीन है 2, इसलिए हम पहले 2 लगा देते हैं, यानी 2 Cl नेगेटिव आयन बने। एक तो ये Cl नेगेटिव आयन हो गया ये वाला, और एक Cl नेगेटिव आयन ये वाला हो गया, तो 2 Cl नेगेटिव आयन आपके तैयार हुए हैं। तो ये बना आपका, ये बॉन्डिंग बन करके आई, ये आयंस बनेंगे Mg2 पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हैं, और 2 Cl नेगेटिव आयंस इसमें बने। ये आयोनिक बॉन्ड आप पढ़ रहे हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज मेटल पे क्यों आता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ये पॉजिटिव चार्ज मेटल पे क्यों आया, यानी देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सेल होते हैं ना, इनमें कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी उदासीन परमाणु में, यानी किसी न्यूट्रल एटम में उतनी ही होती है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग में जो खेल है वो इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन का खेल है। Mg के पास कुल मिला के 12 प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, ये स्थिति थी। अब इसने क्या काम किया कि 12 में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिए। तो पहले 12 प्रोटॉन थे, 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने अभी भी 12 प्रोटॉन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का तो हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये है पॉजिटिव चार्ज। बताइए कौन सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है इन द कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज 10 यूनिट है और पॉजिटिव चार्ज 12 यूनिट है, तो इसलिए ये 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आए। उसी तरीके से हम NaCl को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप AlCl3, CaCl2, CaCl2 हो गया आपका, ठीक है, CaF2, NaF, इन सब का आप मुझे बना करके भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो 9870713533, इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आप मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये सब बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो दिए थे, ये कंसेप्ट दिया था लैंड-मूइर ने 1919 में। इससे पहले हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके थे, जो 1916 में कोसे लुईस का एक मिला जुला कंसेप्ट था, अप्रोच थी। तो 1919 में लैंड-मूइर ने क्या बताया कि जब 2 अधातुएं आपस में बंधन करती हैं, जब 2 अधातुएं आपस में बंधन करेंगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है, वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। जब 2 अधातु, एक अधातु और दूसरी धातु होगी तो वो बंध था वैध संयोजी, और जब दोनों ही अधातुएं हैं तो ये बंध क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स by participation of electrons is called
कोवेलेंट बॉन्ड। वह बंध जो दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कौन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे कोई H2 मॉलिक्यूल है, यानी H2 अणु है, अणु परमाणु का डिफरेंस H तो परमाणु हो गया और हाइड्रोजन का अणु दो मिलकर के, यानी जो परमाणुता है वो दो होती है हाइड्रोजन की, तो दो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। H2 मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। अब H2 के लिए आप बॉन्ड बनाएंगे, ये भी H और ये भी H, दो H हो गए। अब इनके पास क्या स्थिति है कि ये अधातु है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो दोनों ही परमाणु के पास ये स्थिति बनी हुई है। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों साझेदारी से अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वो स्टेबल वो है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये है कि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उतने तो इन दोनों के मिलकर भी नहीं बैठते हैं। तो 4 कक्षाएं होती हैं, सेल आपने पढ़े होंगे, 2, 8, 18, 32। नहीं पढ़े तो चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पुराने भी पढ़े हो वो भी मिल जाएंगे। 2, 8, 18, 32, क्योंकि हमारा 50 दिन का टारगेट है, सिलेबस अच्छे से करना है, आपको भी मेहनत करनी है और मैं भी आपको पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2, 8, 18, 32। तो ये चाहता है कि जो पहले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, यानी पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है, कम से कम उतने तो हो जाए, कम से कम हीलियम के बराबर तो इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि इसके नजदीकी जो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, वो कौन है, हीलियम। तो हीलियम जैसा तो काम बन ही जाए, क्योंकि वो भी तो स्टेबल मानी जाती है। तो इसने क्या काम किया कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बोला यार जब तूने लिया तो मुझे अपना यूज करा। तो दोनों ने साझेदारी कर ली, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा तेरा, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरा यूज कर लूंगा। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड बन गया। अब दोनों ने एक एक की साझेदारी की है, एक एक की साझेदारी की है, तो इसका भी हीलियम परमाणु की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और इसका भी हीलियम की तरह, ठीक है। जब एक एक की साझेदारी करते हैं तो हम ऐसे बॉन्ड को एक सिंगल डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी इस बात का मतलब ये है कि H ने H से एक एक की साझेदारी करके एकल बंध बना लिया है और इसके लिए हमने सिंगल डैश लगा दिया। तो बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल ढंग से। तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाया। ऐसा बॉन्ड हम और भी पढ़ सकते हैं, F2 फ्लोरीन 2,7, या SPDF में लिखें तो 1s2 2s2 2 3 5। अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 फ्लोरीन परमाणु हैं, 7 है ना आउटर मोस्ट में 7, तो इसे 7 और 1 8 कर लिया, 1 लिया है तो 1 देगा भी, तो F सिंगल बॉन्ड F, तो ये बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि साझेदारी से बने बंध क्या कहलाते हैं, साझेदारी से बने बंध क्या कहलाते हैं, आपके एकल से संयोजी बंध। यानी साझेदारी से बने बंध से संयोजी कहलाएंगे, जब एक एक की साझेदारी हो तो वो एकल से संयोजी बंध कहलाएंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं और भी मॉलिक्यूल्स हम आगे देख लेते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते रहे साथ में। तो क्या क्या है, जैसे कोई O2 मॉलिक्यूल आ जाए, O2 अणु 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे, ऑक्सीजन के लास्ट में देखिए 8 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो एटॉमिक नंबर 2,6, और इसके भी
तो आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके 6, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो जब 2 की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड यानी डबल डैश से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल 7 यानी N का 7 होता है ना 2,5। अब कितनी रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए? 3 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 3 की रिक्वायरमेंट ये कैसे कंप्लीट करेगा? कैसे कंप्लीट करेगा 3 की रिक्वायरमेंट? तो N के कितने हैं आपके 5, N के आपके 5 हैं। तो ये क्या कर लेगा 5 और 3 8 और 5 और 3 8। तो 3 की साझेदारी हो गई। 3 की साझेदारी पर कौन सा बंध बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा आपका। तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जब 3 की साझेदारी, 1 की साझेदारी से एकल बॉन्ड, 2 की साझेदारी से डबल बॉन्ड और 3 की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड। तो समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कोई प्रश्न आ जाए कि CH4 और C2H4 C2H2 में कैसी बॉन्डिंग होती है, या आपसे पूछ ले कि C2H2 कोई मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, एकल बंध, दूसरा द्विबंध, तीसरा त्रिबंध या नन ऑफ द एबव, यानी नोटा। ये आपको प्रश्न आ जाए, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कार्बन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 यानी 2,4। ठीक है। हाइड्रोजन का आप जानते हैं एक ही होगा, 1s1 एक ही होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कक्षा है और ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं? कोष या सबसेल। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 4, 1 2 1 2, नीचे बना दीजिए थोड़ा सा तो जगह मिल जाए। 1 2 3 4। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ। 4 हाइड्रोजन एक कार्बन। पहले हाइड्रोजन अपना काम पूरा कर लेंगे, कर लिया, एक ले लिया ना, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। अब क्या है कि जब एक लिया है सभी ने, तो एक की सहायता सभी दे सकते हैं ना, साझेदारी तभी तो मानी जाएगी, तभी तो बिजनेस चलेगा आगे। ऐसे कैसे चल जाएगा? सभी ने एक दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि कार्बन ने सभी से एकल बंध बनाया है। क्या बंध बनाया है? इसने 4 एकल बंध बनाए हैं इन द मीथेन। इसका नाम मीथेन होता है CH4 का, एकल बंध बनाया है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है C2H4। इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है ये देखते हैं। देखिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, कार्बन कैटिनेशन के कारण स्वयं से जुड़ता है, प्रबंधन कह सकते हैं। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो कार्बन क्या है कि हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की सहायता ये करेगा, 2 की सहायता ये करेगा। तो 4 हैं कार्बन के, एक इधर लिख दीजिए और जो बाकी बचे हुए हैं वो सामने लिख देंगे। हो गए ना 4। हाइड्रोजन एक होता है सिंगल बॉन्ड, ये बंध बन गया और ये इसके साथ बन गया कि हाइड्रोजन ने एक ले लिया। अब एक हाइड्रोजन ने लिया है तो एक देंगे भी, 4 अपने हैं ही, तो 2 दूसरी कार्बन से ले लेगा। कितने हुए? 8 कंप्लीट हो गए। 4 अपने, 2 दूसरे कार्बन के, 2 हाइड्रोजन के, 8 कंप्लीट। ऐसे ही इधर कंप्लीट हो गए। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से कैसे बनेंगे? सिंगल बॉन्ड।
तो ये बन करके आपके सामने आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, C2H2। C2H2 को हम समझ लेते हैं। C2H2 को समझेंगे, कार्बन है आपस में जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन है, दोनों को एक एक दे दीजिए, दोनों कार्बन को एक एक दे दिया। हाइड्रोजन को एक ही सहायता चाहिए तो उसकी तरफ एक ही लिखें और हाइड्रोजन का एक ही अपना है, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ लिख दिए। ये कितने हो गए, दो, इसके भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो, और जब एक लिया है 4 और 1 5 और 3 दूसरे कार्बन के ले लिए, 8 कंप्लीट। ऐसे ही 4 और 1 5 और 3 दूसरे कार्बन से इसने ले लिए। तो बॉन्ड कैसा बना, C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग बन करके आपकी तैयार हुई। तो इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है